हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू आरएम इंस्टीट्यूट। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 एमपीपीएससी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर से लेकर और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पूरी क्लास में मतलब जो हमारी आईसीटी की क्लासेस चलेंगी, आप बस इतना ध्यान में रखिए कि एमपीपीएससी की एक ऐसी यूनिट जो बहुत कम समय में बहुत ही जल्दी कवर की जा सकती है और सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो भी आपको दिला सकती है, और नंबर कटने के चांसेस भी जिस यूनिट में सबसे कम होते हैं। इस यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन नज़र आते हैं। हर बार आप एमपीपीएससी के पेपर को देखेंगे या वैसे पेपर जहाँ पर आईसीटी का पोर्शन होता है, आईसीटी का वेटेज होता है, जब वैसे सिस्टम को आप देखते हैं तो वहाँ ये याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो 10-12 क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे, और 10-12 क्वेश्चन में से लगभग 8-9 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम टू द पॉइंट चीज़ों को देखकर और याद रख सकते हैं। राइट। तो ये बस आपको इतना माइंड सेट करके चलना है कि कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। आपको इतना माइंड सेट करके चलना है कि आप बहुत ही आसान सब्जेक्ट जो बहुत कम समय पर थोड़ी सी मेहनत करके और हम अच्छे स्कोर हमको दिला सकते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम पर, तो उस आधार पर आप चीज़ों को लेकर चलिए। राइट। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 है उसमें आखिर किन किन टॉपिक पर हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको 5 अलग अलग पॉइंट पर टॉपिक जो है वो मेंशन किए गए। अब ये 5 अलग अलग पॉइंट क्या है, 5 अलग अलग बिंदु जो है वो क्या बोलता है, तो पहला जो है वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पे जब आप देखेंगे तो कंडीशन जो है वो यहाँ पर ये रहेगी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री भी इसमें देखनी पड़ेगी कि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस का हम यूज़ करते थे, अबेकस से स्टार्ट हुआ। देन अगर हम बात करें तो स्लाइड रूल क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो नेपियर बॉन्स क्या है या अबेकस क्या है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो अलग अलग डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें आपको देखना पड़ेगा जनरेशन। जनरेशन की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए गए, और उन्हीं टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग समय पर उनको जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया, और वो कहलाए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरा अगर इसमें कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा सर टाइप्स क्या होते हैं कंप्यूटर के। अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइप जो है वो क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो किन किन भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को 3 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा टॉपिक जो फिजिक्स से आपको उठाया गया है। फिजिक्स में ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ते हैं। और जब हम आईसीटी में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि यहाँ फिजिक्स के जैसे बहुत डीप में आपसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक मतलब इजी क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, और किसी भी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज जो है उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। क्योंकि फिजिक्स आप पढ़े हुए होते हैं इसलिए ये आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत आसान होता है। अब इस टॉपिक पर क्या क्या चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अलग अलग डिवीज़न जो है वो क्या है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। हम फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, या हम मान लीजिए साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो आखिर ये डिवीज़न किस प्रकार से। देन उसके बाद हम कंपोनेंट की बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायोड, तो डायोड क्या होते हैं और डायोड के टाइप क्या हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ इसी इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक में ही हम बात करेंगे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पर, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पर कौन कौन सी संस्थान, कौन कौन सी यूनिट जो है वो काम कर रही हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो काम कर रहे हैं।
अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड जो इन्वेंटर है वो कौन कौन से है, तो फैक्चुअल और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को हम इस टॉपिक पर कवर करेंगे। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो बात आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाता है, किस प्रकार से नेटवर्क कन्फिग्रेशन होता है, किस प्रकार से डेटा ट्रांसमिशन होता है, मीडियम क्या होते हैं, कनेक्शन क्या कैसे इस्टेब्लिश होगा, मोड क्या होगा, नेटवर्क कैसे है, आर्किटेक्चर कैसा है, राइट। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो इसमें हम बात करेंगे। फिर आता है हमारे पास में रोबोटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो कॉन्सेप्ट भी है और एक ऐसा टॉपिक जो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा उसमें आपको देखने पड़ेंगे। और फैक्ट्स ऐसे भी जो पहले के हैं, जो पुराने हैं, वो भी याद करना, और लगातार दिन व दिन है ना, डे बाय डे जो है वो आपको यहाँ पर रोबोटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट रोबोट आपको नजर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो साइरिस नाम का एक टीचर रोबोट जो है वो डेवलप हुआ। दूसरा अगर बात करें तो डेविन नाम का भी हाल ही में लास्ट वीक एक रोबोट डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करने वाला रोबोट है। तो इस तरीके के नए नए रोबोट जो हैं वो डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ करके मशीन्स का डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाएगा कि वो ह्यूमन बीइंग के जैसे ही डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, या ह्यूमन बीइंग के जैसे ही बिहेव करे। तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट जो है वो रोबोटिक्स होता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो अभी हाल ही में लास्ट एमपीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो था कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। तो वो याद रखेंगे कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम और आपके डेली लाइफ दोनों से रिलेटेड है वो है साइबर सिक्योरिटी। इंटरनेट के इस्तेमाल से हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो है वो इजी तो हो गई है, फास्ट तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अवेयर नहीं है तो वहीं उसी इंटरनेट से जिसने हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उसी इंटरनेट से जिसने हमारी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड किया है, उसी इंटरनेट से हमको नुकसान भी पहुंच सकता है। हमारे डेटा का लॉस भी हो सकता है, हमारे बैंक अकाउंट जो है वो हैक भी हो सकते हैं। तो उसी सारी चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक जो है उसमें हम साइबर सिक्योरिटी जैसा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा। देन मालवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, है ना, कुकीज़ क्या होते हैं, या फिशिंग जो है वो क्या होती है, एडवेयर क्या है, तो इस तरीके की चीज़ें। और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैकर। देन उसके बाद अगर हम चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैकर और हैकिंग जो है वो क्या होती है, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ऐसे हैकर जो हैं वो यहाँ पर देखेंगे। और किस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो, किस तरीके से डेटा लॉस होने से आप उसको बचा सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे ई गवर्नेंस, मतलब कि सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जितनी भी सर्विसेज है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करना, है ना सर। जो सर्विसेज है उनको लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहुंचाना और बेहतर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करना ई गवर्नेंस कहलाता है। अब इसी ई गवर्नेंस के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है डिजिटल इंडिया। और ये डिजिटल इंडिया में हम अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग जो इसके पिलर हैं उनके बारे में बात करेंगे कि नौ आखिर कौन से पिलर हैं, कौन से 9 पिलर हैं जिसके बेसिस पर पूरा रोड मैप समझा जा सकता है कि कंट्री में डिजिटलाइजेशन के दौर पर या कंट्री में जो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और टॉपिक जो आपका टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है वो है इंटरनेट। छोटा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ और भी बेसिक छोटे छोटे टर्म्स आपको मिलेंगे। वेब ब्राउज़र क्या है, देन सोशल, अगर हम बात करें तो सर्च इंजन जो है वो क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की, जो फैक्चुअल फॉर्म पर है, जिसमें कुछ चीज़ों को आपको याद करना है। ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल बेसिस पर आपने यूज़ की हैं तो आपको पता है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको और उसमें देखनी पड़ी, राइट। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखिए कि ये जो पूरा आपका सिलेबस है
इस सिलेबस में हमारा जो सीक्वेंस होगा वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो आज की क्लास में हम खत्म करेंगे ये पूरा टॉपिक, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करूंगा। और इसी टॉपिक पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री, जनरेशन, टाइप और इससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक के बारे में। और इसके बाद फिर हम कुछ दूसरे टॉपिक पर जाएंगे जहां हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। तो मैं उस सीक्वेंस में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में आपको चीज़ों को समझने में आसानी, जिस सीक्वेंस में आपके माइंड में चीज़ें जल्दी चली जाएं, तो वैसे टॉपिक के सीक्वेंस से चलेंगे। लगभग 10-15 घंटे का हमारा ये पूरा सिलेबस होगा और 15 घंटे के अंदर ये आपका यूनिट 9 जो है वो कवर होगा। और कवर होने के बाद में एग्ज़ाम में इसके जो 10, 12, 11, 8, 9 क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे, वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें एक एडिशनल चीज जो आपको और देखना पड़ेगा वो है एब्रीवेशन, जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको दिखेंगे। और एक टॉपिक के बारे में और हम चर्चा करेंगे वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपके सिलेबस पे अभी मेंशन नहीं है, है ना? पहले ये देखने को मिलता था जिसके बारे में हम बात करते थे। और लास्ट ईयर इसी ई कॉमर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन विवाद में भी आया था, जो B2C होगा या B2B होगा, तो आयोग ने उसको B2C जो है वो B2B जो है वो माना था। तो वो ई कॉमर्स क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुछ एडिशनल टॉपिक जो इस सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसके अलावा भी एक दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले इस व्यक्ति को देख लीजिए, है ना? एक चेहरा आपके सामने, एक फेस आपको नजर आ रहा है, और ये फेस है किसका? ये फेस है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो है वो क्या कहलाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज क्या है? चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों? तो इन्होंने जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर है उसका बेस तैयार किया था, जिसको आप एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज के डेवलपमेंट के कारण चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाते हैं। और यहाँ पर जब आप देखते हो तो ये याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज ने जो सिस्टम का डेवलपमेंट किया था वो आज का जो हमारा सिस्टम है उसका बेस माना जाता है, क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेकर पहला ऐसा सिस्टम जिस पर स्टोरेज डिवाइस जो है वो भी यूज़ की गई थी, वो एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज के फॉर्म पर था। इसलिए चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। 26 दिसंबर 1791 जो है इनका बर्थ है, और 18 अक्टूबर 1701 जो है वो यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। दूसरा जो आता है आपसे पूछेगा कि सर इंडियाज़ का फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो कौन है? अगर आप देखिए तो आपसे अगर ये पूछ ले कि सर इंडिया में पहला कंप्यूटर जो है वो कहाँ पर था, या इंडिया में पहला कंप्यूटर कौन सा है, या इंडिया में पहला कंप्यूटर कौन सा लाया गया था, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एक नाम आपको याद रखना है, वो है हेक्टुयम। तो हेक्टुयम में याद रखिए कि हेक्टुयम वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बॉट बाय इंडिया फॉर अ सम ऑफ 10 लाख रुपीज इन 1956 कैलकाटास इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन। कलकत्ता के इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन में इसको 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज की कॉस्टिंग के साथ में, इसके प्राइस के साथ में इसको परचेस किया गया था। और कहाँ पर इसको यूज किया जा रहा था? कलकत्ता के इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन में। ईयर है 1956, ईयर है 1956, और नाम है हेक्टुयम। तो अगर आपसे पूछे कि सर इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो कौन सा, तो भारत का जो पहला कंप्यूटर रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो हेक्टुयम रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसा दिखता था, ब्रिटेन बिल्ट कंप्यूटर था ये। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोलता है कि सर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से इसकी स्टार्ट, कब से शुरुआत हुई है? तो ये 2001 से, 2001 से इसकी शुरुआत जो है वो की गई। बात समझ में आ रही है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड हेल्ड इन द ईयर 2001 ऑन 2 दिसंबर। ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। उसके बाद बात आती है किसकी? सी डेक की।
उसके बाद बात आती है किसकी, सीडेक। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इंडिया में एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड में काम करने वाली अपेक्स अथॉरिटी, इंडिया में एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड पर काम करने वाली अपेक्स अथॉरिटी। ठीक है, और ये वही संस्थान है, ये वही यूनिट है, ये वही इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट करता है, या तो इंडिविजुअल फॉर्म में, या तो अलग अलग यूनिट अगर अपने लेवल पर सुपर कंप्यूटर डेवलप करती है तो जनरली सीडेक के कोलेब्रेशन के साथ में वो डेवलपमेंट आपको नजर आता है। तो सीडेक में याद रखेंगे, सीडेक जो है वो एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड पर काम करने वाली अपेक्स अथॉरिटी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। बात समझ में आ रही है? तो सीडेक क्या है, सीडेक जो है वो एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड पर काम करने वाली अपेक्स अथॉरिटी जो पुणे में हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया है, और इसकी 12 ब्रांचेस जो हैं वो पूरे कंट्री पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सर ये क्या गवर्नमेंट के अंडर की बॉडी है, क्या गवर्नमेंट के अंडर में आता है? बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर की बॉडी है। किस डिपार्टमेंट का पार्ट है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मिनिस्ट्री अगर पूछेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर पुणे में है, और सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो सुपर कंप्यूटर में जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है परम 10,000। परम 10,000 यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो परम 10,000 फर्स्ट कंप्यूटर या फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। परम 10,000 जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर है जो टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, इसलिए परम 10,000 जो है वो इम्पोर्टेंट। तो इसको किसने डेवलप किया है? तो परम 10,000 का जो डेवलपर है वो कौन है? वो है सीडेक पुणे। बात समझ में आ रही है? वो कौन है? वो है सीडेक पुणे। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको? याद रखना है कि सर सीडेक क्या है। सीडेक एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड पे काम करने वाली एक अपेक्स अथॉरिटी है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, जिसकी टोटल 12 ब्रांचेस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में आपको नजर आती हैं। किस डिपार्टमेंट का पार्ट है ये? तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये। ठीक है, और जो अगर हम बात करें सीडेक पुणे ने, तो उसने अलग अलग सुपर कंप्यूटर डेवलप किए, और उसमें से परम 10,000 नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट कंप्यूटर या फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऐसा है जो टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड, राइट। तो इसलिए ये याद रखेंगे कि परम 10,000 जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर जो टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। अब अगर हम बात करें तो मैंने बोला कितनी ब्रांचेस हैं, तो सर 12 ब्रांचेस हैं, 12 ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ पर? पहली ब्रांच जो है वो आपको हेडक्वार्टर भी है, कहाँ पर नजर आती है? सीडेक पुणे में। दूसरी आपके मध्य प्रदेश में भी है, सीडेक इंदौर, सीडेक दिल्ली, सीडेक मोहाली, सीडेक हैदराबाद, सीडेक सिलचर, सिलचर कहाँ है? असम में। सीडेक बेंगलोर, सीडेक चेन्नई, सीडेक कोलकाता, सीडेक नोएडा, तिरुवनंतपुरम और मुंबई। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको सीडेक की 12 ब्रांचेस जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। बात समझ में आ रही है? ये भी एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की। कुछ बेसिक चीज़ों पे मैं चर्चा कर रहा था, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और बेसिक चीज़ बता दूं कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, हालांकि बहुत बेसिक है ये आपको पता ही है, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 3 सेगमेंट पर डिवाइड है। एक, जहाँ से इनपुट मिलेगा जो उसको प्रोसेस करेगा, और जहाँ से आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आपका इस स्ट्रक्चर पर काम करेगा। यहाँ भी पहुंचेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं किसकी? पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये याद रखिए कि हिस्ट्री में हम करंट या मॉडर्न कंप्यूटर जिसकी बात करते हैं सिर्फ उतनी ही बात नहीं करेंगे। कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूट मीन्स की कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हम उन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंप्यूटर के बैकग्राउंड में देखेंगे या हिस्ट्री में देखेंगे जो क्या कर रही है? कैलकुलेशन कर रही है, जो कैलकुलेशन के लिए डेवलप की गई। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो माना जाता है, जैसे इसमें ये भी याद रखिएगा, इट इज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस
ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहलाता है। और ये जो अबेकस है, ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आजकल हालांकि आपको प्ले स्कूल वगैरह में ये देखने में मिलेगा। जो छोटे बच्चों को जनरली एडिशन सिखाने के लिए वहाँ के जो टीचर हैं वहाँ इस अबेकस का यूज़ करते हैं, या हम अपने घरों में छोटे बच्चों को अबेकस लेकर देते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो एडिशन जो है वो सीख सकें। आजकल प्लास्टिक के आते हैं, पाइप लगी होती है, उसमें बॉल होता है, आपने सभी लोगों ने शायद उसको देखा हो। यहाँ पर अबेकस में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है। दूसरा इसमें क्या याद रखना है, इसका डेवलपर कौन है? सर इसके डेवलपर हैं ली काई चेन। ली काई चेन जो है वो इसके डेवलपर है। 16th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट किया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि सर किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा कि सर ये चाइना में इसका डेवलपमेंट हुआ है, ये चीन से रिलेटेड है। ली काई चेन डेवलपर है 16th सेंचुरी में। यूज क्या होता है? एडिशन करने के लिए हम इसका यूज जो है वो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एडिशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आता है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। नेपियर बोन्स जो है उसके डेवलपर माने जाते हैं जॉन नेपियर। 1617 में इसका डेवलपमेंट किया गया, और मेनली इसका यूज किया जाता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। सर इसका नाम ऐसा अजीब सा क्यों है, नेपियर बॉन्स क्यों है? तो डेवलपर हैं जॉन नेपियर, तो जॉन नेपियर से तो नेपियर ले लिया है, बॉन्स। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो आप नेपियर बॉन्स डिवाइस आप देख रहे हैं, इस पर ये जो नीचे की तरफ आपको पट्टी वर्टिकल फॉर्म पर नजर आ रही है, एक प्लेट नजर आ रही है, ऐसा माना जाता है कि ये जानवरों के बोन्स से बनी, राइट। तो ऐसा माना जाता था कि इस डिवाइस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो जानवरों के बोन्स से हुआ है, इसलिए क्या नाम दिया गया था इसको, नेपियर बोन्स। तो ऐसी कुछ कहानियां आपको मिलती हैं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो याद करना है, ठीक है, कि आखिर ये कब हुआ। तो एक याद करने के लिए थोड़ी कहानियों के फॉर्म पे करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेंगी। तो ऐसा याद रखिए कि सर जानवरों की हड्डियों से ये बना है, इसलिए इसको बोन्स नाम दिया, और जॉन नेपियर ने किया, इसलिए नेपियर तो पूरा नाम है इसका, नेपियर बोन्स। और किस लिए यूज हो रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस डिवाइस का यूज जो है वो किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड जो है वो हमारे पास में स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या? सर इसका जो फंक्शन है ना वो स्लाइड के फॉर्म पर है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं स्लाइड रूल। कैसे स्लाइड रूल? तो ये याद रखिए कि सर ये पीछे एक बेस आपको नजर आ रहा है, और इस बेस के ऊपर आपको यहाँ पर एक फ्रेमिंग नजर आ रही है, एक मूव करने वाली डिवाइस जो है वो लगी हुई है, और उस बेस पर कुछ मेजरमेंट जो है वो मेंशन। और इस मेजरमेंट के बेस पर ये जो ऊपर की डिवाइस है ये क्या करती है, ये मूव करती है, और मूव करने के बाद ये क्या करती है, लॉग वैल्यू कैलकुलेट करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है और डिवीजन करती है। तो यहाँ पर इसका नाम क्योंकि स्लाइड कर रहा है इसलिए इसको क्या दे दिया, इसको बोल दिया स्लाइड रूल। और इसके डेवलपर कौन है? तो इसके डेवलपर है विलियम ऑटर्ड। तो विलियम ऑटर्ड ने 1620 में स्लाइड रूल नाम की कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो डेवलप की। और ये स्लाइड रूल जो है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ? विलियम ऑटर्ड ने। और दूसरी चीज की बात करें तो सर कब हुआ? 1620 में। क्या करेगा? लॉग वैल्यू निकालेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, देन डिवीजन करेगा। तो ये तीन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा स्लाइड रूल। बात समझ में आ रही है? ये तीन पॉइंट इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है पास्कल्स कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पर इसके नाम में ही इसके जो डेवलपर है उनका नाम लिखा हुआ है। पास्कल्स कैलकुलेटर इज ऑल्सो नोन एज पास्कलीन, राइट। तो इसको पास्कलीन भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मशीन। ठीक है, इसके डेवलपर कौन है? तो इसके डेवलपर हैं ब्लेज पास्कल। और कब डेवलपमेंट किया है? तो इन्होंने डेवलपमेंट किया है 1642। ठीक है, तो कब डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट हुआ 1642। और क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? ये एडिशन करेगा, ये सब्सट्रैक्शन करेगा। देखने में ये कुछ इस प्रकार का दिखता था। कैसे कैलकुलेशन करेगा क्या है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये भी इसमें याद रखिएगा। तो पास्कल्स कैलकुलेटर की बात करें तो पास्कल्स कैलकुलेटर इज ऑल्सो नोन एज पास्कलिन एंड अर्थमेटिकल मशीन डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल 1642। इतने चार पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर आता है मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। यहाँ पर जो डेवलपर है उनका नाम है लेबनीज, और जो डिवाइस है उसको मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज के नाम से भी जाना जाता है। जब आप इसको देखते हैं
जो आप इसको देखते हैं तो ये डेवलपर में याद रखिएगा कि लेबनीज ने 1671 में एक डिवाइस डेवलप की है जो चारों अर्थमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, ठीक है। और डेवलपर जो है वो लेबनीज है। ईयर याद जरूर रखिए 1671। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है डिफरेंस इंजन ऑफ बेबेज, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर जो है आपको पता है कि वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन ऑफ बेबेज का डेवलपमेंट किया है, तो उन्हीं के नाम पर एक डिवाइस का नाम रखा गया डिफरेंस इंजन ऑफ बेबेज। अब डिफरेंस इंजन ऑफ बेबेज डेवलप कब हुआ? 1822 में। 1822 डेवलपर चार्ल्स बेबेज कैलकुलेशन क्या करेगा, तो ये कैलकुलेशन टिल 20 डेसिमल नंबर, मतलब कि डेसिमल के बाद 20 डिजिट तक का कैलकुलेशन जो है वो कर सकता है, लाइक 42.913। तो इस तरीके के ये 20 डिजिट तक का कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर करेगा। अब इसको जब आप देखते हैं तो सर क्वेश्चन उठता है कि सर क्या चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं, वो डिफरेंस इंजन को डेवलप करने के बाद फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाए थे क्या? मैंने आपको पहले ही बताया है कि चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डिफरेंस इंजन नहीं बल्कि एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज, इसके बाद जो डिवाइस डेवलप की गई थी कब? 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो वहां पर जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि सर 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस का डेवलपमेंट किया जिसको एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज बोला गया। और ये जो एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज है ये बेस है, किसका बेस है? ये बेस है आज के मॉडर्न कंप्यूटर का। कैसे बेस है? तो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में सर जितने कंपोनेंट का यूज होता है ना, मोस्टली आपको वो सारे कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। इसके पहले जितनी भी डिवाइसेस नजर आएंगी, इसके पहले जितनी भी डिवाइस आपने देखी उसमें कहीं पर भी आपको स्टोरेज फैसिलिटी नजर नहीं आएगी, उसमें कहीं पर भी आपको स्टोरेज से रिलेटेड चीजें नजर नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखता है सर? प्रोसेसिंग के लिए एएलयू, स्टोरेज डिवाइस जो है वो यहाँ पर आपको नजर आती है। इनपुट और आउटपुट तो पहले भी आपको देखने को मिल रहे थे। तो एक ऐसी डिवाइस जहां पर आज के मॉडर्न कंप्यूटर के बेस के तौर पर सभी कंपोनेंट नजर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज बोलते हैं। और इसके डेवलपमेंट के बाद चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है उस नाम से जाने लगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसका नाम है मार्क वन। मार्क वन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका साइज काफी बड़ा होता था, है ना। जनरली हम क्या देखते हैं कि आज के जो कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर है, साइज में छोटे होते चले जा रहे हैं लेकिन उनके फंक्शन, उनकी स्पीड जो है वो फास्ट होती चली जा रही है। यहाँ पर जब मार्क वन की बात करते हो ना, तो मार्क वन का साइज जो है वो काफी काफी ज्यादा बड़ा होता था, अप्रोक्सीमेट 50/10 का होता था। और ये 50/10 का मतलब क्या कि सर हाइट जो है वो 10 फीट है और इसकी जो लेंथ है वो 50 फीट। तो आप सोचिए कि इतने बड़े डिवाइस को जब ये एग्जीक्यूट किया जाता था, जब इतने बड़े डिवाइस को फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे, तो क्या एक सिंगल पर्सन, सिंगल यूजर इसको एग्जीक्यूट कर सकता था? नहीं। तो इस पर्टिकुलर डिवाइस के एग्जीक्यूशन के लिए मल्टीपल यूजर की रिक्वायरमेंट होती थी, मल्टीपल लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आते थे, ठीक है। इसमें जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो ये है कि सर मार्क वन का डेवलपमेंट हुआ है 1913। और ये डेवलपमेंट आईबीएम के साथ में मिलकर कोलेबरेशन किया, किसने? हॉवर्ड ए एकिन। तो इसके डेवलपर कौन माने जाते हैं? इसके डेवलपर हैं हॉवर्ड ए एकिन। और उन्होंने आईबीएम के साथ में मिलकर, आईबीएम के साथ कोलेबरेट करके और मार्क वन नाम की एक डिवाइस जो है वो डेवलप की। मार्क वन के बारे में एक चीज और याद रखिए कि सर इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। बाद में इसको फिर क्या कर दिया गया था? बाद में इसको मार्क वन बना दिया गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। और लेटर रीनेम्ड मार्क वन हैज बीन डन, राइट। तो ये याद रखेंगे कि करंट में मार्क वन या 1930 में जब डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर हुआ। और फिर कुछ टाइम के बाद में इसको क्या बोल दिया? मार्क वन बोल दिया। दूसरा इसमें पॉइंट याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। इट इज वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड का पहला फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन आपसे पूछेगा कि कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सर वो मार्क वन। बात समझ में आ रही है? साइज में मैंने आपको बता दिया काफी बड़े होते थे। मार्क वन के बाद जब आप देखोगे तो आओगे आप कहाँ पर? एनीएक। एनीएक जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं।
आप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो 1946 में इसका डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन सिस्टम है सर। फर्स्ट जनरेशन सिस्टम मतलब कि फर्स्ट जनरेशन सिस्टम ऐसे सिस्टम सर जो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होते थे, और एनी एक जो है वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड सिस्टम था, इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन सिस्टम। अभी मैं जनरेशन पे पहुंचूंगा तो आपको चीज़ें जो है वो और वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा कि 1946 एनीएक, 1946 एनीएक जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहते हैं, और फर्स्ट जनरेशन सिस्टम के तौर पर है। और यहाँ दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। दो पॉइंट देखिए, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस तो आप बोलेंगे एनीएक। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन तो आप बोलेंगे मार्क वन। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके डेवलपर की अगर हम बात करें, इन्वेंटेड की इट वाज इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकली। दो नाम यहाँ पर याद रखेंगे, जॉन मॉकली और प्रेस्पर एकर्ट का, जिन्होंने एनीएक का डेवलपमेंट किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो आपने जनरेशन बता दिया, ये फर्स्ट जनरेशन कि एनीएक जो है वो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम है, इस फर्स्ट जनरेशन सिस्टम या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन आखिर ये क्या होते हैं? तो ये एक पहला सेगमेंट था जो खत्म हुआ है, जिसपे मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड और कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो बात हमने की है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि चार्ल्स बेबेज कौन है। देन उसके बाद इंडिया का पहला या फर्स्ट सिस्टम जो है वो कौन सा है, तो वो हेक्टोयम है। देन उसके बाद हम कंप्यूटर लिटरेसी डे पर हमने बात की, वो फैक्ट आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग अलग एग्जाम में देखने को ये मिलता ही है। देन उसके बाद मैंने आपको सी डेक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया कि आखिर सी डेक है क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, आखिर क्या रोल है उसका इंडिया में, उसके बारे में हमने बात किया। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी ब्रांचेस आपने देख लिए। देन कंप्यूटर का बेसिक फॉर्म और उसके बाद हिस्ट्री की हमने शुरुआत की, जिसमें अबेकस, नेपियर बॉन्स स्लाइड रूल, पास्कल्स कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज, डिफरेंस इंजन बेबेज, एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज, मार्क वन, और फाइनली हमने एनीएक के बारे में बात की, जहां से हमको पता चला कि एनीएक जो है वो फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम है, राइट। तो ये याद रखेंगे। अब बात आती है कि सर ये जनरेशन क्या होते हैं। तो जनरेशन में मैंने आपको ये बोला कि कंप्यूटर के जब आप जनरेशन की बात करोगे, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा टॉपिक जो है, जो बेसिक कंप्यूटर वाला टॉपिक है आपका, फर्स्ट पार्ट जो सिलेबस पर मेंशन है, जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो अभी हमने हिस्ट्री की बात की है, देन जनरेशन की बात करेंगे, देन उसके बाद कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये पता चलता है कि सर हिस्ट्री तो समझ में आ गई, लेकिन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, वो किसको बोलते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो ये डिवीजन है जनरेशन का, वो किस बेसिस पर है। तो हुआ ये कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होकर हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर बेस्ड होकर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं उनका डेवलपमेंट किया। और उन्हीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के बेसिस पर हमने जनरेशन बोल दिया कि फर्स्ट जनरेशन ये टाइम से इस टाइम तक, उसमें जो यूज होगी टेक्नोलॉजी वो कौन सी होगी, वो ये होगी, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में, राइट। तो वहां पर हमने क्या बोल दिया कि ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन का डिवीजन कैसे हुआ है, टेक्नोलॉजी एंड टाइम ड्यूरेशन के बेसिस। हालांकि जब ये टाइम ड्यूरेशन की आप बात करते हो और आप फोर्थ पॉइंट पर पहुंचते हो, जब आप फोर्थ जनरेशन पर पहुंचते हो, तो वहां पर थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है अलग अलग बुक में। वो क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आइए देखते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पॉइंट है हमारा, सेगमेंट है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या बोलता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आखिर है क्या। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमने 5 अलग अलग पार्ट पर इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हमने ये बोला कि फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम है वो क्या यूज कर रहे हैं, तो वो यूज कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन पर हमने ये बोल दिया कि सर जो सेकेंड जनरेशन के सिस्टम है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर।
थर्ड जनरेशन का हमने ये बोल दिया कि सर जो थर्ड जनरेशन सिस्टम्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। देन फोर्थ के लिए हमने ये बोल दिया कि सर जो फोर्थ जनरेशन सिस्टम है वो क्या यूज़ कर रहा है, वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ कर रहा है। देन फिफ्थ जनरेशन के लिए हमने ये बोला कि सर जो फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम बेस्ड सिस्टम भी इसको बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम बेस्ड सिस्टम, तो जनरेशन में ये टेक्नोलॉजी है। जनरेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूज़ की जाने वाली ये टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमने क्या कर दिया, डिवीज़न कर दिया। जब हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करेंगे जिस डिवाइस पर, हम बोलेंगे ये फर्स्ट जनरेशन। जब हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे तो वहाँ हम बोल देंगे कि सर ये सेकेंड जनरेशन है। इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड डिवाइस जो है तो वो कहलाएगी थर्ड जनरेशन सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड जो यूनिट डेवलप होगी उसको बोल देंगे सर फोर्थ जनरेशन सिस्टम। देन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड डिवाइस हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन सिस्टम के नाम से। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बेसिक थ्योरी जो है उसको देखते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, जब हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे ना, तो वैक्यूम ट्यूब का जब यूज़ किया जाता था तो मजबूरी भी थी, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन पर ये एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो इजीली अवेलेबल था। तो इसलिए हमारी मजबूरी थी कि वैक्यूम ट्यूब जो है उसका ही यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो डेवलप करें। लेकिन वैक्यूम ट्यूब के साथ में प्रॉब्लम ये होती थी कि वैक्यूम ट्यूब जो थे वो साइज में काफ़ी बड़े होते थे। तो जब वैक्यूम ट्यूब के साइज बड़े हैं तो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होकर जो डिवाइस डेवलप की जाएगी उनके भी तो साइज इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन क्योंकि वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब के साइज जो है वो बड़े होते थे, इसलिए फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम जो है वो साइज में बड़े होते थे। बात समझ में आ रही है? दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम आती थी वो ये कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा करता था। अब एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा तो हीट होगा ना, डिवाइस जो है वो गर्म होगा। आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे तो हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो जब हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी तो फिर समस्या, आपका सिस्टम सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ दूसरा जो पॉइंट कहता है वो बोलता है कि सर वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होकर जो डिवाइस का डेवलपमेंट होता था वहां पर हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो भी देखने को मिलती थी। वहां पर आप देखेंगे तो जो डिवाइस थे वो हीट होना चालू होते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी इसमें। तीसरी जो इसमें प्रॉब्लम ये थी वो ये कि इसमें जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता था वो कौन सी थी, वो थी मशीन लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है सर? तो आपको पता है कि सिस्टम्स जो है, जो हमारे कंप्यूटर हैं, जो हमारे सिस्टम है, वो मेनली एग्जीक्यूशन करते हैं किस पर, वो बाइनरी नंबर पर या मशीन लैंग्वेज पर एग्जीक्यूशन करते हैं, जो किस फॉर्म में होता है, जो 0 और 1 के फॉर्म पर होता है। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि हम किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दें, यूजर किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे, लेकिन वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि आपका जो सिस्टम है वो करेगा क्या, वो उस इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, देन आपको आउटपुट देने के लिए वापस कन्वर्जन करेगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये आपको बाद में नजर आती है, लेकिन जब मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, जब फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड जो सिस्टम डेवलप हो रहे थे वहां पर हम मशीन लैंग्वेज का डायरेक्टली यूज कर रहे थे। तो ऐसे यूजर जो मशीन लैंग्वेज को जानते थे, ऐसे यूजर जो मशीन लैंग्वेज में कंफर्टेबल थे, सिर्फ वही यूजर फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम को क्या कर सकते थे, वो डेवलप, वो यूज कर सकते थे, उनसे फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सकता। लेकिन जो लोग 1 और 0 के फॉर्म, मुझे बोलना है कि सर माय नेम इज प्रशांत, ये यूजर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन। अब अगर यूजर जो है वो ये बोले कि सर 100011100001, तो सिस्टम को समझ में आएगा, अच्छा बोल रहे हैं माय नेम इज प्रशांत। लेकिन यूजर जो है उसको पता होना चाहिए कि माय नेम इज प्रशांत का बाइनरी कोड जो है वो क्या हो। तो अभी क्या होता है ना कि अभी हम कन्वर्टर के यूज कर लेते हैं, अभी हम अगर बात करें तो हम ट्रांसलेटर के यूज कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन पे आप देखो तो आपको लैंग्वेज ही कौन सी, इंस्ट्रक्शन ही कौन सी लैंग्वेज में देना होता था, आपको मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज आपको यूज करनी होती थी, मशीन लैंग्वेज। इसलिए फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम को यूज करना जो है वो क्या था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड जो है वो एज कंपेयर टू नेक्स्ट जनरेशन, इसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, स्लो थी। तो नेक्स्ट जनरेशन के कंपेयर पे स्पीड जो है वो यहाँ पर थोड़ी डाउन हो जाए। बात समझ में आ रही? ह्यूमन बींग के कंपेयर पे स्पीड जो है वो बेहतर ही रहेगी, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन से कंपेयर आप करते चलेंगे तो स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी।
नेक्स्ट पे आइए, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके एक डिवाइस बनी, एक डिवाइस डेवलप किया गया और वो डिवाइस था ट्रांजिस्टर। तो अब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया किसने? ट्रांजिस्टर ने। और ट्रांजिस्टर पर बेस्ड होकर जिस डिवाइस को हमने डेवलप किया उसको हमने बोल दिया कि ये सेकंड जनरेशन सिस्टम। बात समझ में आ रही? तो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड डिवाइस जो है वो फर्स्ट जनरेशन के पार्ट रहेंगे और ट्रांजिस्टर पर बेस्ड जो डिवाइस होंगे वो सेकंड जनरेशन के पार्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हो रहा है? ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कि वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर पे ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो क्या है? वो डाउन है। तो वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर पे ट्रांजिस्टर का साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। तो इसलिए ओवरऑल जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल जो डिवाइस डेवलप किया जा रहा है वो भी फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर पर क्या हो गया? रिड्यूस हो। वो भी उसकी साइज क्या होगी? छोटी हो। बात समझ में आ रही है? तो क्या पता चल रहा है कि सर वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर पे जब ट्रांजिस्टर यूज हुआ तो उस पर बेस्ड होकर जो सिस्टम बने उनके साइज क्या हो गए? धीरे धीरे डाउन होते चले। तो साइज जो है वो कम हो गए। हीटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम जरूर हुई थी लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि सर ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता था वो क्या करता था? कम करता था। तो जब वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा तो हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़ी सी कम नजर आती है। तो हीटिंग की प्रॉब्लम कम हुई थी। और लैंग्वेज के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्पीड की आप बात करोगे तो स्पीड तो इसके कंपेयर पर स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। लैंग्वेज की आप बात करोगे तो सेकेंड जनरेशन पर आकर यूजर फ्रेंडली करने के लिए थोड़ा सा हमने लैंग्वेज में थोड़ा सा अपडेशन किया। हमने लैंग्वेज में अपग्रेड किया उसको। और मशीन लैंग्वेज की जगह पर हमने क्या किया? हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज करना चालू। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? मशीन लैंग्वेज के स्थान पर, मशीन लैंग्वेज की जगह पर हमने असेंबली लैंग्वेज जो है वो डेवलप करना चालू किया। अब असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तो मैंने आपको ये बोला है कि आपका जो सिस्टम है, आप किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, सिस्टम 1 और 0 को ही समझेगा, उसी को ही एग्जीक्यूट करेगा। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी इंटरनेशनल समिट होती हैं, वहां पर जब इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लीडर जो हैं वो मिलते हैं और अगर उनके बीच में लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट यूज की जाती है तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर हर कंट्री के लीडर को इंग्लिश नहीं आती है तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। और फिर वहां पर आप देखते हैं कि उनके पीछे एक व्यक्ति बैठे होते हैं, कोई पर्सन बैठा होता है जिसको आप बोलते हैं ट्रांसलेटर। तो वो जो ट्रांसलेटर है वो क्या करता है? वो एक लैंग्वेज को सुनकर दूसरी लैंग्वेज में और दूसरी को सुनकर पहली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके एक दूसरे को क्या करता है? बातचीत करता है। तो यही काम जो है वो यहाँ पर भी आएगा। तो जब आप असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहे हो तो कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो यूजर को समझ में ही नहीं आएगा। यूजर किस लैंग्वेज को समझेगा? मशीन। हम किस में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? असेंबली में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर क्या हुआ? फिर आया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर आया तो सर कौन सा? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर यहाँ पर किसका यूज हुआ? असेंबलर का। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ किसका यूज किया हमने? हमने असेंबलर का यूज किया। और असेंबलर करेगा क्या? सर असेंबलर जो है वो कन्वर्जन करेगा असेंबली टू मशीन एंड मशीन टू असेंबली। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि सेकेंड जनरेशन जो है वो साइज में, सेकेंड जनरेशन जो है वो साइज में रिड्यूस हो गया उसका साइज फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो गई। असेंबली लैंग्वेज यूज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज हुआ जिसको असेंबलर बोला और स्पीड फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर पर क्या हो गई? वो भी इंक्रीज हो गई। यहाँ पर भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या हुआ? अब आगे बढ़े और क्या यूज किए? यूज किए ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। ट्रांजिस्टर की जगह पर यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट। पहला क्वेश्चन इससे जो बनेगा वो ये कि इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनी है? बहुत बेसिक क्वेश्चन लेकिन बार बार अलग अलग एग्जाम पर देखा गया है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जनरली सिलिकॉन चिप से बनी होती है, राइट? आईसी जो है वो सिलिकॉन चिप से बनी होती है। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करके रखती है। अब थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करने का मतलब क्या होता है? देखिए, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करने का मतलब क्या है? सर ये थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं
उनको कंटेन करने का मतलब कि थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लेंगे, उतने ही टाइम में एक आईसी, सिंगल आईसी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब आपको ये पता है कि सर यहाँ पर ट्रांजिस्टर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो स्पीड फास्ट थी। अब अगर आप समझ लीजिए कि आईसी कर रहा है, इट मीन्स कि थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सेकेंड जनरेशन के कंपेयर पे थर्ड जनरेशन की जो स्पीड थी वो क्या हो गई, वो 1000 टाइम जो है वो इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करने के कारण यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई, 1000 टाइम जो है वो इंक्रीज हो गई। आईसी का साइज क्या होता है अप्रोक्सीमेट, आप देखोगे तो 1/4 स्क्वायर इंच आपको नजर आएगा। ठीक है, आईसी का साइज क्या होता है अप्रोक्सीमेट 1/4 स्क्वायर इंच, है ना। दूसरा अगर आप देखो थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर। तीसरा जो पॉइंट है, तो हीटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो गई। खत्म क्यों हो गई थी, क्योंकि यहाँ से आपको डिवाइस में कूलिंग के लिए फैन आपको नजर आने लगे। और फैन आप देखते हैं कि जब हम सीपीयू की बात करें या लैपटॉप की बात करें, है ना, या हमारे प्रोजेक्टर की बात करें, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सर लगता है इसमें फैन चल रहा है। तो उसे फैन का यूज किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि अगर वो डिवाइस हीट करती है तो उसको कूल करने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए वो फैन यूज करने लगा। तो हीटिंग की प्रॉब्लम क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ पर खत्म नहीं बोलेंगे ना, यहाँ पर कम हो गई। सेकेंड जनरेशन के कंपेयर पे हीटिंग की प्रॉब्लम कम हो गई। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर क्या नजर आता है कि सर लैंग्वेज कौन सी, तो ज्यादातर यहाँ आप देखो तो लैंग्वेज यूज हुई हाई लेवल लैंग्वेज। अब अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो यहाँ पर भी सर कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ बाइनरी समझता है, वो सिर्फ मशीन समझता है। तो यहाँ फिर से आपको कन्वर्टर की ज़रूरत, तो यहाँ पर हमने फिर यूज़ करना चालू किया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन है, मेंस में आपके ये तीनों मेंशन भी हैं, जिसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। अभी सिर्फ नाम याद रखिए कि सर असेंबलर जो है वो यहाँ सेकेंड जनरेशन पर यूज़ हुआ। थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है, यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और स्पीड इसकी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो थर्ड और फोर्थ में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो कौन से कन्वर्टर नजर आएंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर करेंगे क्या, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन जो है वो करेंगे। तो ये कन्वर्जन करेंगे, किसका कन्वर्जन करेंगे, हाई लेवल टू मशीन, है ना, देन एग्जीक्यूशन, देन उसके बाद वापस से वाइस वर्सा। तो ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर फोर्थ जनरेशन पे पहुंचे कब, तो फोर्थ जनरेशन आया जब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर जब डेवलप हुआ तो वहां पर क्या बोला गया कि सर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके हमने ऐसे सिस्टम डेवलप किए जो फोर्थ जनरेशन सिस्टम के। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट के रिप्लेस करके हमने क्या यूज किया, हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जो थाउजेंड ऑफ आईसी को कंटेन करके रखता था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आईसी थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करती है, मतलब एक आईसी थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर के बराबर की स्पीड में एग्जीक्यूशन करेगी। और माइक्रो प्रोसेसर बोल रहा है थाउजेंड ऑफ आईसी, तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर थाउजेंड ऑफ आईसी के फॉर्म पर या आईसी के लेवल का एग्जीक्यूशन जो है वो करेगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर ट्रांजिस्टर के कंपेयर पे आईसी 1000 टाइम जो है वो फास्ट है, और आईसी के कंपेयर पे माइक्रो प्रोसेसर 1000 टाइम फास्ट है। और जब इसके ट्रांजिस्टर के कंपेयर पे देखेंगे तो आपको और स्पीड नजर आएगी। तो फोर्थ जनरेशन पे पहुंचे, थाउजेंड ऑफ आईसी कंटेन हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई, लैंग्वेज में हमने हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज की। फिफ्थ जनरेशन पे पहुंचेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होकर हमने सिस्टम जो है वो डेवलप किए। और जनरली रोबोटिक्स, सुपर कंप्यूटर, है ना, तो इस पर आधारित होकर, इस पर बेस्ड होकर हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है वो डेवलप। अब इन पांचों जनरेशन में आपने कौन से सर्किट का यूज किया है, वो भी एक पॉइंट। कि सर फर्स्ट जनरेशन जो है वहां जिस सर्किट का यूज किया गया वो सर्किट था हमारा एस एस आई। और ये एस एस आई क्या है, इसको कहते हैं सर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन।
तो फर्स्ट जनरेशन में जो पॉइंट यूज हुआ, जो सर्किट यूज हुआ, वो कौन सा? वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या? तो MSI, इसको कहते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड जनरेशन पे पहुंचे तो थर्ड जनरेशन पे क्या? तो यहाँ हुआ LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ पे पहुंचे तो यहाँ क्या यूज हुआ? तो यहाँ पर VLSI। वैसे जनरली आपको VLSI और LSI दोनों यहाँ पर नजर आएंगे, तो इसको बोल दिया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। है ना? और फिफ्थ पे पहुंचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंचे, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया? ULSI। अब देखिए है क्या, फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन की तरफ आप देखिए, तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि सर जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है? सर आप या ये कहाँ है? ये फर्स्ट टू फिफ्थ है। दूसरा पॉइंट कि सर जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब कि फर्स्ट से लेके और फोर्थ तक चलते हैं, तो आपके साइज क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। क्वेश्चन उठता है कि सर फिफ्थ को क्यों नहीं लिए? तो फिफ्थ को इसलिए नहीं लिए क्योंकि फिफ्थ जनरेशन जो है उसमें जो डिवाइसेस डेवलप हो रहे हैं, उसमें जो रोबोटिक्स डेवलप हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड, वो नैनो टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड है। मतलब उनके साइज जो है वो नैनो पार्टिकल के बराबर भी है। और उस पर जो बेस्ड होकर जो डिवाइस डेवलप हो रहे हैं वो ह्यूमनॉइड फॉर्म पर भी है। मतलब कि रोबोटिक्स में ह्यूमनॉइड रोबोट भी है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के जैसे। तो वहां पर ये फिक्स नहीं है कि फिफ्थ जनरेशन का जो डिवाइस होगा वो साइज में बड़ा होगा कि छोटा होगा। लेकिन जब यहाँ आप कंपेयर करते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को, तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आती है कि सर लेफ्ट टू राइट चलने पर, फर्स्ट टू फोर्थ चलने पर साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ में एक चीज और याद रखिएगा, फोर्थ जनरेशन सिस्टम जो है वो चीपेस्ट, ठीक है, ऑल जनरेशन में सबसे चीपेस्ट कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? फोर्थ जनरेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइड में रिडक्शन आपको नजर आएगा, साइड जो है वो कम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। अब थ्योरी पे चलते हैं। अब देखिए, जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जो है, जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम क्या यूज कर रहा था? अभी अभी आपने देखा है कि सर वो वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहा था। और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1942 से लेकर 1955 तक। बात समझ में आ रही? मैं अलग अलग बुक में आपको ये टाइम ड्यूरेशन एक दो साल आगे पीछे जरूर नजर आएंगे। ये आइडल सिचुएशन है जो एग्जाम में माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेकेंड जनरेशन के सिस्टम है उनका टाइम ड्यूरेशन एक साल के बाद होता है 56 टू 64, और रिप्लेस हो जाता है वैक्यूम ट्यूब के जगह पर क्या? मतलब वैक्यूम ट्यूब के जगह यूज किया जाने लगता है ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? यहाँ पर यूज हो रहा है ट्रांजिस्टर। राइट, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो फिर क्या आता है? फिर बात आती है सर थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? 1965 से 75, और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके एक नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। फिर आता है फोर्थ जनरेशन सिस्टम 1976 टू 89। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ आता है माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, फिफ्थ जनरेशन भी देख लीजिए फिर बताता हूँ। फिफ्थ जनरेशन है 1990 टू प्रेजेंट, और यहाँ यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक चीज समझिए, अब एक चीज देखिए, फोर्थ जनरेशन का सिस्टम है यूज कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन का सिस्टम है जो यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1976 से 1989, और इसका है 1992 प्रेजेंट। कुछ कुछ बुक में ये बोला गया है कि सर क्योंकि आज भी हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आज भी हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड डिवाइस है ना। और उसके साथ साथ आज भी हम
अलेक्सा को जानते हैं, सिरी को जानते हैं, साइरिस को जानते हैं, डेविन को जानते हैं, सना को जानते हैं, सोफिया को जानते हैं, पेंडिकूट को जानते हैं। आज भी हम ह्यूमनॉइड रोबोट की भी बात करते हैं जो एआई बेस्ड होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं। तो कुछ कुछ बुक ये बोलती हैं कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एंडिंग टाइम अगर आप देखोगे तो फोर्थ जनरेशन का एंडिंग टाइम जो है वो प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट तक, और जो फिफ्थ जनरेशन का स्टार्टिंग टाइम है वो भी प्रेजेंट। मतलब कि अभी करंट में हम फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों ही सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। तो वहां पर आपको कुछ कुछ बुक में आपको यहाँ पर प्रेजेंट और यहाँ प्रेजेंट भी नजर आ सकता है। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद इसमें आएगा प्रेजेंट से बियॉन्ड तक, आगे आने वाले टाइम। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये एक आइडल है, और जनरली क्वेश्चन जब आता है टाइम ड्यूरेशन का तो वो इन्हीं को बेस मानता है। लेकिन कुछ कुछ बुक में क्योंकि ऐसी चीज़ें दी हुई हैं तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा क्वेश्चन के ऑप्शन पर कि आखिर किस प्रकार से वहाँ पर प्रेजेंट बोल रहा है या 89 और 90 जो है वो बता रहा है। तो थोड़ा सा डिपेंड होइएगा ये मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात रहेगी वहाँ पे आपके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए, तो आपको ये पता चल गया कि सर क्या होते हैं, और ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हैं आपको। ठीक है, ये आपने देख लिया है। इसी की थ्योरी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि फर्स्ट जनरेशन क्या, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1940 टू 1955। इट इज यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, यूज मशीन लैंग्वेज, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और एग्जांपल आप देखोगे तो वहाँ पर एनीएक, एडवैक, यूनिवैक सी, यूनिवैक वन जो है वो फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम है। इट मीन्स कि ये तीनों सिस्टम जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग द 1956 टू 1964। इट इज यूज ट्रांजिस्टर, असेंबली लैंग्वेज, देन लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज असेंबलर। एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यूज कर रहे थे और स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन सिस्टम। एग्जाम्पल में देखेंगे तो IBM 7094, IBM 1400, CDC 164, ये इसके सेकेंड जनरेशन सिस्टम के एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1965 टू 75। इट इज यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1961। ठीक है, यूज्ड किसके द्वारा किया गया था अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले आप फैक्ट देखिए फिर एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1961, है ना? तो यहाँ पर याद रखिए कि अगर टाइम पूछेगा तो बोलेंगे 1961। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आईसी वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा आईसी का विकास किया गया था? ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि आईसी का जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। 1961 किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। ठीक है, डेवलपर कौन है वो फटाफट आप कमेंट करके बता रहे हैं। साइज, द साइज ऑफ एन आईसी इज अबाउट स्क्वायर इंच। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। यूज लेस एनर्जी। सर्किट एलएसआई है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन एग्जांपल IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, यूनिवैक AC 9000। राइट, ये याद रखिए। फोर्थ जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन सिस्टम जो है क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1976 टू 1989। इट इज यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स थाउजेंड ऑफ आईसीज। सर्किट यूज हो रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन। इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। द साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज यूजली 1 स्क्वायर इंच। है ना? ये सारे पॉइंट आपने अभी समझे हुए। देन फिफ्थ जनरेशन में क्या याद रखना है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वर यूज्ड ड्यूरिंग 1990 टू प्रेजेंट। इट इज यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड USLI अल्ट्रा लार्ज स्केल ULSI। इट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। राइट, याद रखेंगे, इट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है,
एक सेगमेंट आपका हो गया है, एक सेगमेंट आपका हो गया कि सर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो हिस्ट्री में आपने देख लिया था। देन उसके बाद दूसरा सेगमेंट जो है वो भी आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ बेसिक कंप्यूटर में, जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, अभी तक आप लोगों ने मैसेज नहीं किया है, अभी तक आपने बताया नहीं है कि आईसी के डेवलपर जो हैं वो कौन। देखिए, बातचीत करेंगे तो थोड़ा क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, नहीं तो ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म पर हो जाएंगे, सिंप्लेक्स मोड पर हो जाएंगे कि एक तरफ से ही डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा, तो फिर थोड़ा सा है ना, ये दिक्कत है। चलिए फटाफट बताइए कि किसने डेवलप किया है। अभी आज हम ये पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे, आज ये ख़त्म करेंगे, ये पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे। ठीक है, और हमारा जो पहला पॉइंट है वो पूरा ख़त्म होगा। चलिए, ठीक है। श्रद्धा जी, गुलाबसा जी, पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो वो भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर के टाइप की। अब बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ जब आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्या बोलता है या किस फॉर्म पर हमने उसको क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, इमेज में भी विजिबल हो आपको या थोड़ा सा लाइट जरूर हो रही है तो पीडीएफ में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की जब आप बात करेंगे तो तीन बेस बनाए गए हैं, तीन बेस के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब कि पर्पस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो अलग अलग पर्पस के बेस पर क्लासिफिकेशन नजर आते हैं कि कुछ सिस्टम ऐसे जो जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे और कुछ सिस्टम ऐसे जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहा है सुपर कंप्यूटर वगैरह, है ना। कुछ सिस्टम ऐसा जो अगर हम बात करें तो जनरल इस एजुकेशनल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है, गेमिंग के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो कैटेगरी नजर आती है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। इसमें इतना ही जानना है, जहां पर डिवीजन, जहां पर ज्यादा चीजों की बात होगी वो मैं खुद बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये स्पेशल या स्पेसिफिक, इसको स्पेशल भी याद रखिएगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। देन बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो तीन कैटेगरी आपको नजर आती है। एनालॉग, एनालॉग का मतलब होता है जहां पर सर वेव फॉर्म पर चीजें जो हैं वो देखने को मिले। हाइब्रिड, माफ करिएगा, डिजिटल, डिजिटल का मतलब होता है सर जहां पर बाइनरी फॉर्म में डेटा आपको नजर आता है वैसे सिस्टम। और हाइब्रिड का मतलब होता है सर ऐसे सिस्टम जहां पर आपको वन जीरो मतलब बाइनरी फॉर्म में और एनालॉग फॉर्म दोनों में आपको चीजें जो है वो नजर आती हैं, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, राइट। ये याद रखेंगे। देन बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शन, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने वाला है। इसमें कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शन के बेसिस पर आपको यहाँ पर चार डिवीजन नजर आएंगे। फर्स्ट जो है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, छोटे साइज के कंप्यूटर है ना, साइज जो है वो इनके काफी छोटे होते हैं, जनरली पर्सनल यूज के लिए इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो तो डेस्कटॉप और पोर्टेबल फॉर्म पर जो सिस्टम होते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। देन मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर जो है वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। देन यहाँ पर जो एट अ टाइम, सिंगल टाइम पर अप्रोक्सीमेट अप टू 200 यूजर तक का एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। ये अप टू 200 यूजर तक का एक्सेस जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर जनरली रिसर्च सेंटर वगैरह में ऐसे सिस्टम यूज किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े लेवल पर ऐसे सिस्टम जो है वो यूज किए जाते हैं। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कहते हैं बिग आयरन कंप्यूटर। ठीक है, ये बिग आयरन कंप्यूटर है और किसी जनरली अगर आप इसको देखोगे मेन फ्रेम कंप्यूटर को तो ये जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेट के द्वारा इसको जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप देखें तो सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर मतलब कि किसी एक
डेडिकेटेड सेक्टर पर फंक्शन करने के लिए इसको डेवलप करते हैं। ये फास्ट होता है, साइज बड़ी होती है, बात समझ में आ रही है, और इसके स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो पेटा फ्लॉप्स पर होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि पेटा फ्लॉप्स पे इसकी साइज का कैलकुलेशन, साइज नहीं, स्पीड का कैलकुलेशन होता है। और कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन स्पीड का जो कैलकुलेशन होगा वो हर्ट्ज में होगा जनरली। लेकिन जब सुपर कंप्यूटर की बात आती है तो सुपर कंप्यूटर में ये डिवीज़न आपको दूसरे साइड पे नज़र आता है, और आपको नज़र आता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो हर्ट्ज में नहीं बल्कि वो फ्लॉप्स या पेटा फ्लॉप्स में होता है। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड के नाम से इसको जानते हैं। क्या होता है कि करके और अभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको डिवीजन जो है वो 3 समझ में आ गए। 3 बेस पर है, पर्पस के बेस पर डिवीजन है, एप्लीकेशन के बेस पर डिवीजन है, और बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शन के बेस पर डिवीजन जो है वो यहाँ पर। तो 3 डिवीजन, पर्पस के बेस पर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन तो यहाँ पर एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल यूज किए जाते हैं। देन बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शन के बेसिस पर तो 4 डिवीजन जिसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर आते हैं। एक एक करके हम जो क्लासिफिकेशन देखना है और उनकी डिटेलिंग देखनी है जिनके जिनकी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहले माइक्रो कंप्यूटर जनरली साइज में छोटे होते हैं। हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, बात समझ में आ रही है, हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, या पोर्टेबल फॉर्म पर जो सिस्टम होते हैं उनको हम माइक्रो बोलते हैं। स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स, ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। एग्जाम्पल में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट जो है वो आप देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो आता है मिनी कंप्यूटर। इट इज़ मिड साइज कंप्यूटर। मिड साइज इन द सेंस कि ये कहाँ पर आएगा, तो ये माइक्रो कंप्यूटर, इट इज ग्रेटर देन माइक्रो कंप्यूटर on the basis of size and less than mainframe computer on the basis of size, and it is less than ठीक है, साइज उल्टा हो गया है, उसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ठीक है, याद रखिए सबसे छोटा माइक्रो होगा, उससे बड़ा मिनी होगा, देन मेन फ्रेम, देन उसके बाद सुपर कंप्यूटर की कंडीशन आएगी। तो मिनी कंप्यूटर इट इज मिड साइज कंप्यूटर। मिड साइज मतलब कि कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अ मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट अप टू 200 यूजर एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो CDC 1700, SDS 92, और इसका यूज़ जनरली कहाँ पर करते हैं, तो यूज़ इसका करेंगे कंपनी में, इसका यूज़ करेंगे रिसर्च सेंटर वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है मेन फ्रेम। इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ भी देखने पड़ेंगे जो बताए मैंने। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज बिग आयरन सिस्टम। इट इज़ बिग आयरन कंप्यूटर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यूज्ड बाय कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एग्जांपल इज IBM Z सीरीज सिस्टम Z9। यूज कहाँ कर रहे हैं, एयर टिकटिंग में, रेल टिकटिंग में, सैलरी कैलकुलेशन सिस्टम वगैरह के लिए मेन फ्रेम सिस्टम का यूज जो है वो किया जाता है। देन फाइनली बात आती है किसकी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो डेडिकेटेड सिस्टम होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर फील्ड पर काम करने के लिए, है ना। तो ये डेडिकेटेड फॉर्म पे डेवलप किया जाता है। मोर पावरफुल, है ना, मोर पावरफुल, मोर एक्सपेंसिव, है ना, मोर फास्ट। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सर स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो सुपर कंप्यूटर विच इज़ यूज द फास्टेस्ट कंप्यूटर टुडे। The processing speed of supercomputer is measured in flops. Most important point, flops, floating point operation per second। और फ्लॉप्स जो है वो आजकल किस नाम से, वो हो गया पेटा फ्लॉप्स, राइट। सर ये पेटा फ्लॉप्स क्या,
तो जैसे मेमोरी में आप बोलते हैं ना कि सर केबी, तो फिर वो एमबी, देन जीबी, देन टीबी, है ना, इस तरीके से। तो फ्लॉप्स, फिर उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो पेटा फ्लॉप्स। तो यहाँ याद रखिएगा, तो या तो फ्लॉप्स पूछेगा या तो पेटा फ्लॉप्स पूछेगा, सुपर कंप्यूटर के स्पीड के कैलकुलेशन के या मेजरमेंट के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, देन फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है उनकी अगर हम बात करें तो उनका नाम है, ठीक है, तो उनका नाम है सेमोर क्रे। और इन्हीं के नाम पर दो सिस्टम इन्होंने डेवलप किए सुपर कंप्यूटर, क्रे वन, क्रे टू। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सेमोर क्रे इज द कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। एग्जाम्पल में याद रखेंगे क्रे वन, क्रे टू पर हम 10,000 यूज कहाँ कर रहे हैं? वेदर रिपोर्ट, सैटेलाइट, मिसाइल डेवलपमेंट में। अब 2 पॉइंट और, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सुपर कंप्यूटर में अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तब क्या होगा? तो याद रखिएगा कि यूएस बेस्ड है, जिसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, यूएस बेस्ड सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर, राइट। वो क्या है? वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो यहां पर जो नाम याद रखना है वो है एरावत, राइट। तो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है, पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है वो एरावत है। और वर्ल्ड्स का जो है वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है आपका फ्रंटियर, राइट। यूएस बेस्ड है, याद रखेंगे। अब सुपर कंप्यूटर में याद रखिए कि इंडिया में करा क्या जा रहा है। तो सर इंडिया में सुपर कंप्यूटर ग्रिड तैयार की जा रही है। इंडिया में क्या किया जा रहा है? सुपर कंप्यूटर ग्रिड तैयार की जा रही है। और उस सुपर कंप्यूटर ग्रिड के अंतर्गत अलग अलग नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट फेमस चीज है वो है एनकेएन। अब ये एनकेएन क्या है? एनकेएन का डेवलपमेंट हुआ 2010 में, जिसको नेशनल नॉलेज नेटवर्क कहते हैं। तो एनकेएन का जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 2010 में, इसको बोलते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क। और ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तहत करेंगे क्या? तो इसके अंतर्गत एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें लिंक किया जाएगा। किसको लिंक करेंगे? तो लिंक करेंगे कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर फायदा क्या होगा इससे? अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लिंक कर दिया तो आखिर फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होने वाला है सर कि पहले हमारे जो R&D डिपार्टमेंट है हमारे कंट्री पर, वो जो भी डेवलपमेंट करता था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूथ को, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत टाइम के बाद पता चलती थी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इससे इनोवेटिव नेचर जो है वो डेवलप होगा
और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी अपग्रेड होगी। और उसके लिए क्या कर दिया, उसके लिए बोला कि एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे सुपर कंप्यूटर ग्रिड के तहत जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क कहलाएगा। और उस नेशनल नॉलेज नेटवर्क पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है कंट्री का, उसको कंट्री के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में लिंक करेंगे। और जब लिंक करेंगे तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो एट अ टाइम, उसी टाइम पर उसकी इंफॉर्मेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी मिल जाएगी। उससे जो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उनमें जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी, उनको मिलेगी, तो उनमें इनोवेशन करने की जो नेचर है वो भी अपग्रेड होगा, वो नेचर जो है वो भी डेवलप होगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर ग्रिड तैयार किया जा रहा है। और उसके तहत एक एग्जांपल दिया मैंने आपको नेशनल नॉलेज नेटवर्क का, जिसके तहत कंट्री के दो अलग अलग बड़े डिपार्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है उनको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, सुपर कंप्यूटर में, राइट। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। एक सेगमेंट और हो गया आपका। यहाँ तक क्या क्या देख लिया है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ तक क्या क्या देख लिया आपने? आपने देख लिया कि सर हिस्ट्री। दूसरा अगर हम देखें तो आपने क्या देख लिया, आपने जनरेशन देख लिया। तीसरा अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट इसकी बात करें तो आपने क्या देखा है, आप टाइप देख लिया। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो अब आप क्या देखेंगे, इनपुट डिवाइस। फिर आप देखेंगे आउटपुट डिवाइस, देन आप देखेंगे मेमोरी, राइट। इतने पॉइंट जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तब जाकर आपका पहला पॉइंट जो है वो खत्म होगा। यहाँ बात समझ में आ रही है? तो इस पर क्या याद रखेंगे कि अभी हम लगभग मेजर मेजर टॉपिक देख लिए हैं। जनरेशन टाइप तक हम खत्म कर दिए। इनपुट आउटपुट में क्या क्या जरूरी है, बहुत ज़्यादा आपसे अंदर जाएगा नहीं वो, तो उसमें देखिए क्या क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइस, है ना। पेरीफेरल डिवाइस जनरली अगर आप देखोगे तो पेरीफेरल डिवाइस उस डिवाइस को भी बोला जाता है जो एक्सटर्नल फॉर्म पर कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पेरीफेरल जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस की कैटेगरी है। और एक्सटर्नल डिवाइसेस जो आपके सिस्टम पर एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं उनको हम पेरीफेरल बोलते हैं, राइट। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पर जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से कुछ फेमस जो है, फेमस इन द सेंस कि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो उसके बारे में मैं बात करूंगा, है ना। यहाँ पर लेकिन नाम देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछ लिए जा सकते हैं कि चार ऑप्शन दे दिए और उसमें से बोल दिया कि बताओ कि 1 2 3 4 में विच इज़ द इनपुट डिवाइस और विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो नाम जरूर याद रखिए। अगर कुछ तो आपको यूज़ करते हैं इसलिए पता है, कुछ और जो है वो आप जरूर याद रखें। जैसे इनपुट डिवाइस की बात करें तो क्या है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR, बारकोड रीडर, देन लाइट पेन। इतने इनपुट डिवाइस जो है वो याद रखिए। अब इसमें से कुछ फेमस जो हैं उनके बारे में हम याद करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो इनपुट डिवाइस में क्या आता है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पता ही है आपको क्या है, इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कीज़ होती हैं और हर कीज़ जो है वो अलग अलग सेगमेंट पे है। तो कहाँ पर क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ किसको बोलते हैं, तो सर A to Z एंड 0 to 9। कीबोर्ड में जो A से Z तक की कीज़ होती हैं और 0 to 9 कीज़ होती हैं उसको हम टाइपिंग कीज़ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं, टाइपिंग कीज़। क्लियर है? तो टाइपिंग कीज़ जो है वो कितनी होंगी, वो होंगी 36, ठीक है। वो होंगी कितनी, 36। नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल कीपैड में अगर हम बात करें तो ये छोड़ सकते हैं, 17 कीज़ होती हैं हालांकि पूरे, अगर जब राइट साइड में भी आपका न्यूमेरिकल कीपैड होता है तो। फंक्शन की किसको बोलेंगे, तो फंक्शन की जब आप देखते हो तो आपको पता है कि सर F1 से लेके F12 तक की हमारे टॉप रो पर नज़र आती है, मतलब कि सबसे ऊपर ही आपको एस्केप के बगल से फंक्शन की जो है वो नज़र आएगी, तो वो याद रखेंगे। कंट्रोल की में आप क्या क्या याद रखेंगे, तो सर होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्ट और एस्केप। और स्पेशल पर्पस की अगर बात करें तो वहाँ क्या क्या याद रखना है, एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक,
नम लॉक, स्पेस बार, टैब और प्रिंट स्क्रीन। इतने कीज जो हैं वो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। और कीबोर्ड में अगर हम बात करें तो टोटल 104 कीज जो हैं वो होती हैं। और कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्वार्टी क्यों बोलते हैं? तो क्वार्टी कीबोर्ड इसलिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करके निकल रहा हूँ, है ना। जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं उसी पर चर्चा करूँगा। तो क्वार्टी कीबोर्ड जो है वो हम उसको बोलते हैं जो कीबोर्ड का कैरेक्टर वाली लाइन में पहले 6 कैरेक्टर जो हैं वो ये हैं। वहाँ पर आप देखिएगा कीबोर्ड तो लिखा होता है, इंडिया में जनरली जो कीबोर्ड यूज़ होता है वो क्वार्टी यूज़ होता है ना। तो वहाँ पर पहले 6 कैरेक्टर QWERTY है, क्वार्टी, राइट। चलिए, देखिए आईसीटी में हम काम की चीज़ की बात करेंगे। वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, है ना, लेकिन हम उतनी ही बात करेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा, अब कीबोर्ड में भी अंदर आप जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है वहाँ पर। सेकेंड इनपुट डिवाइस होते हैं माउस। माउस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि जो पहला माउस है वो लकड़ी से बना था, वो वुडन से बना था, ठीक है। और वो किसने डेवलप किया था तो उसमें वो भी नाम याद रखिएगा, डगलस एंगलबर्ट, ठीक है। इन्हीं को डग एंगलबर्ट भी कहते हैं, राइट। इन्हीं को डग एंगलबर्ट भी कहते हैं। और कब डेवलप किया था? वो किया था 1964 में। ये माउस था आपका पहला माउस जो डगलस एंगलबर्ट ने डेवलप किया था। मेनली आप देखेंगे तो ये आपको वुडन माउस के फॉर्म पर नजर आएगा, राइट। यहाँ पर देखिए, माउस इज द कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस। ये पॉइंट याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है तो एक ऑप्शन दे देगा, है बहुत बेसिक लेकिन कंफ्यूज करता है वो। तो माउस इज अ कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस, इट इज पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज मेड विद वुड इन 1964 बाय डग एंगलबर्ट और डगलस एंगलबर्ट। दोनों नाम सेम है, डग और डगलस दोनों बोला जाता है। माउस जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। उनके टाइप की अगर आप बात करोगे तो 3 हो सकते हैं। जैसे मैकेनिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस किसको बोलते हैं? तो मैकेनिकल माउस उसको बोला जाता है जब आप पहले स्कूल पर यूज़ करते थे। जनरली लाइट कलर का एक माउस होता था जिसपे नीचे की तरफ थोड़ी बॉल जो है वो निकली हुई होती थी, है ना। और जिसको आप उस बॉल को बाहर निकालने की कोशिश करते थे अपने कंप्यूटर लैब पर जब आप जाते थे, तो वहाँ पर जो हम देखते हैं तो वो जो माउस था वो मैकेनिकल माउस। तो जिस माउस में कर्सर के मूवमेंट के लिए बॉल का यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल माउस कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। सेकंड अगर बात करें तो बात आती है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो है वो लाइट एमिटेड डायोड का यूज़ करता है, उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। और फिर जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला माउस है वो लेज़र माउस है, जिस पे आप लेज़र डायोड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि वो लेज़र माउस है। बात समझ में आ रही है? अगर ऑप्टिकल माउस और लेज़र माउस को रख दिया जाए तो जनरली पहचानने में थोड़ी सी समस्या ज़रूर होगी। एक जैसे दिखते हैं, बस टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें अलग हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो फिर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है ये क्या होता है? ट्रैक बॉल मेनली किस लिए यूज़ किया जाएगा? तो ये माउस के जैसा ही दिखेगा, ठीक है। और यूज़ किया जाता है मेनली डिज़ाइनिंग वर्क के लिए, ठीक है। मेनली जो यूज़ किया जाएगा वो डिज़ाइनिंग वर्क के लिए। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। माउस में आप देखते हैं कि पूरा का पूरा माउस का मूवमेंट जो है वो आपको नज़र आता है, लेकिन ट्रैक बॉल दिख रहा है माउस के जैसे ही, है ना, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉल का मूवमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट होगा? बॉल का। बाकी के डिवाइस जो है वो फिक्स रहेगा जब तक आप यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अ ट्रैक बॉल इज अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस के जैसे ही, ठीक है। इज यूज लाइक अ माउस, इट इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। और यूज कहाँ पर कर रहे हैं? तो ऑटो कैड, कैम, कैटिया जैसी जो डिजाइनिंग वर्क है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन वर्क स्टेशन, देन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेशन, कैटिया, रडार कम्युनिकेशन वगैरह में जनरली हम क्या करते हैं? हम ट्रैक बॉल का ही यूज़ करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आते ये बात किसकी? स्कैनर की। तो स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर की अगर बात करें तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द फोटोकॉपी मशीन। स्कैनर आप सीधा सा याद रखिए कि सर एक ऐसी डिवाइस जो क्या करेगा, जो पेपर फॉर्म से कन्वर्जन करेगा डिजिटल फॉर्म। एक ऐसी डिवाइस जो पेपर फॉर्म से कन्वर्जन कर रहा है किस पे? डिजिटल फॉर्म पर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम स्कैनर बोल रहे हैं, राइट। It is used when some information is available on the paper and the transfer to be computer is in digital form. टाइप ऑफ स्कैनर की अगर हम बात करते हैं
तो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, साइज़ में छोटे होते हैं, जिसको हाथ में यूज़ करके जनरली हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो हम उसको हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्रम स्कैनर होता है। ड्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें आप, ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें आप एक ऐसी डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको ड्रम बोला जाता है। तो ये क्या कहलाती है? ड्रम कहलाती है। तो ऐसी डिवाइस जिसमें ड्रम का यूज़ होता है वो ड्रम डिवाइस जनरली कहलाती है। बात समझ में आ रही है? ऐसी डिवाइस जिसमें ड्रम का यूज़ होता है वो ड्रम डिवाइस कहलाती है। ये याद रखिएगा। और फ्लैट बेड जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन के जैसे होते हैं। बड़े साइज़ के जो पेपर हैं उनको पेपर फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? चलिए, देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे। कीबोर्ड आपको पता ही है, माउस पता चल गया। जॉयस्टिक मेनली जो है वो गेमिंग में यूज़ होता है, गेम वगैरह खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? ये याद रखेंगे, गेम के लिए यूज़ होता है। ट्रैक बॉल डिज़ाइनिंग वर्क के लिए है ये। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? और कहाँ पर रीड करने के लिए? तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस डिपार्टमेंट है ना? या एलआईसी है, या मान लीजिए कि बीएसएनएल वगैरह हो गए, तो वहाँ पर आप देखो तो जो बिल जनरेट होता है तो उसको जनरेट करने के लिए और उसको रीड करने के लिए ओसीआर जो है वो यूज़ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओएमआर जो है तो ये क्या करेगा? टू रीड ओएमआर सीट। ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि ये क्या करेगा? ये आप जो बबल भरेंगे ना, ये जो सर्कल भरेंगे ऐसे, है ना? ये उसको रीड करेगा और बताएगा कि हाँ, आपका जो प्री है वो निकल गया है, मेंस की तैयारी आपको करनी है, राइट? ये वही डिवाइस है। ठीक है? तो इसको तो याद ही रखें। तो इसको बोलते हैं ओएमआर। देन बारकोड रीडर आपने देखा है, ये क्या करता है? ये रीड करता है किसको? ये रीड करता है बारकोड को। और बारकोड क्या होता है? तो बारकोड सर, अगर हम बात करें तो बारकोड जो है वो ब्लैक एंड वाइट लाइंस का कॉम्बिनेशन है ना, जिस पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन रहती है, तो उसको बारकोड बोलते हैं। देन लाइट पेन की अगर हम बात करें तो लाइट पेन जो है वो एक प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ होता है। डिजिटल साइन जो है वो करने के लिए जनरली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे आपने लाइसेंस बनवाया होगा, या कभी कभी आप एक पैड आपने देखा होगा जिस पर आप लिखते हैं और उसको जो भी लिख रहे हैं वो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो डिजिटल साइन के लिए जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है? तो सबके काम याद रखिएगा, जितनी बाकी जितने थे मैंने यहाँ पर आपको बताया। आउटपुट डिवाइस की तरफ चलें तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है। मॉनिटर जिसको आप वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं, इसको आप वीडीयू भी कहते हैं। ठीक है? ठीक है? देन मॉनिटर की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के मॉनिटर आपको दिख जाते हैं, है ना? जैसे सीआरटी मॉनिटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप अगर मैं यहाँ लिख दूँ, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है। देन उसके बाद अगर बात करें तो एलसीडी होता है, एलईडी है, 3D है और टीएफटी है। ठीक है? तो ये कुछ है। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंटर सर एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल फॉर्म से कन्वर्जन करेगा किसमें? पेपर फॉर्म में। प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंटर डिजिटल कन्वर्जन करेगा पेपर फॉर्म में। प्लॉटर क्या करेगा? फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए मेनली यूज होता है सर। ठीक है? स्पीकर आपको पता ही है, प्रोजेक्टर आपको पता है, हेडफोन आपको पता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और देख लीजिए मॉनिटर वगैरह में। तो मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, राइट? इट फॉर्म्स इमेज इन द फॉर्म ऑफ टिनी डॉट्स नोन एज पिक्सल। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें जो इमेज होती हैं वो डॉटेड फॉर्म पर होती हैं जिसको पिक्सल बोलते हैं। और एक क्वेश्चन जो और इम्पोर्टेंट है वो ये बोलता है कि किसी भी स्क्रीन, जब आप मॉनिटर की बात करते हो तो किसी भी स्क्रीन का जो साइज होता है, जब आप उस साइज का मेजरमेंट करना चाहते हैं सॉरी, जब आप उस साइज का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो साइज कितने इंच की है उसका मेजरमेंट कैसे होता है? क्या वो मेजरमेंट जो है, इसका मेजरमेंट इस प्रकार से होगा वर्टिकली?
क्या उसका मेजरमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली होगा, तो ये दोनों पॉइंट गलत है ना। ये याद रखिएगा कि इसका मेजरमेंट हमेशा कैसा होगा, डायगोनली होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसका सही है। तो याद रखेंगे किसी भी स्क्रीन का जो मेजरमेंट होता है वो डायगोनली होता है, और डायगोनल फॉर्म पर ही ये बताया जाता है कि उस स्क्रीन का साइज जो है वो क्या है। तो आप हमेशा यहाँ से टॉप बॉटम से राइट टॉप बॉटम पर जाएंगे, और वहाँ पर या लेफ्ट टॉप से आप क्या देखेंगे, राइट पर देखेंगे, राइट। तो ये देखिएगा थोड़ा, तो इससे आप ये याद रखेंगे कि हमेशा ये किस फॉर्म में, डायगोनल फॉर्म में। देन मॉनिटर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर वो मॉनिटर होते हैं जो टेक्नोलॉजी में कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी याद करनी, कैथोड रे ट्यूब। और ये कैसे मॉनिटर होते थे, जो पहले यूज़ होते थे, टीवी में भी यही चीज़ दिखती थी कि पीछे की तरफ आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें निकली हुई हैं। साइज़ में काफ़ी भारी होते थे, अकेले उठाने में समस्या होती थी, एक जगह से दूसरी जगह अगर मॉनिटर रखना है तो है ना, हालत जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा था, सीआरटी, इसलिए उसका साइज़ बड़ा हो जाता था। तो कैथोड रे ट्यूब यूज़ होता था। उसको रिप्लेस किया किसने, एलसीडी ने। जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो एलसीडी फ्लैट बेड हो गया। यहाँ पर आप देखो तो जो अब स्क्रीन आपको नज़र आते थे वो कैसे आने लगे, वो फ्लैट नज़र आने लगे। आप हाथ में रखकर ऐसे बॉक्स को झुलाते हुए चले जाते थे, तो इतने हल्के होते थे। देन एलईडी की बात करें तो ये यूज़ कर रहा है लाइट एमिटेड डायोड। देखने में हार्डवेयर फॉर्म पे सेम है, फ्लैट बेड है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। एलसीडी को रिप्लेस किया है एलईडी ने, एलईडी को रिप्लेस कर दिया आजकल थ्री डी ने, जो थ्री डायमेंशन पर काम करता है, थ्री डायमेंशन पिक्चर जो है वो शो करता है। तो वो थ्री डायमेंशन मॉनिटर है, और उसको आजकल रिप्लेस कर दिया है टीएफटी। टीएफटी जो है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहलाता है। टीएफटी जो है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहलाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो मॉनिटर में ये 5 कैटेगरी जो है वो आप याद रखेंगे। डायगोनली इसका डेवलपमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, और किस नाम से जाना जाता है, तो वीडीयू जो है वो इसका एक और नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिंटर। प्रिंटर मैंने आपको बता दिया क्या कर लेगा ये, तो ये करेगा सर डिजिटल फॉर्म में आपके पास में चीज़ें हैं उसको ये पेपर फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देगा। ये है, दो टाइप के हो सकते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रिंटर जो रिबन पर इम्पैक्ट डालता है, पिन उसकी रिबन पर इम्पैक्ट डालेंगे, टच करेंगे, फिजिकली कॉन्टेक्ट होगा, वहां पर बोलेंगे कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर। और जहां पर, ठीक है, और जहां पर इंकजेट टेक्निक का यूज होगा, जहां पर इंकजेट टेक्निक का यूज होगा, वहां पर बोल देंगे कि नॉन इम्पैक्ट। मतलब टच नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही बौछार पड़ रही है ना, इंक जो है वो जेट के फॉर्म पर आपको, बौछार के फॉर्म पर आपको रिबन पर, पेज पर नजर आ रही, जहां जहां प्रिंट करना है। तो ये याद रखेंगे, ये है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसके टाइप क्या क्या है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये अगर हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। डॉट एक एक करके अगर इनके बारे में देखें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो क्या करता है, वो कंटेन करता है रो ऑफ पिंस, ठीक है। इसलिए इसको एक नाम देते हैं और इसको हम पिन प्रिंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पिन की एक रो नजर आती है, इसलिए ये पिन प्रिंटर कहलाता है। और प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। अब वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट कर रहा है तो स्पीड तो आपको समझ में आ गई कि कैसी होगी। तो एट अ टाइम वन कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, और आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, नॉइसी होता था, ठीक है। हालांकि आजकल इसका यूज़ जो है वो अब नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कैसा है। अगर हम बात करेंगे तो कैसा है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला टाइप है। सेकंड अगर आप देखो तो डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो क्या करता है, तो डेजी व्हील प्रिंटर को जब आप देखोगे तो प्रिंटिंग कैरेक्टर इज लाइक अ टाइप राइटर। टाइप राइटर के जैसे ये प्रिंट करेगा, उसी टेक्निक पर काम करता है। प्रिंट्स हायर रेजुलेशन देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपेयर में हायर रेजुलेशन यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। तो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होगी वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपेयर में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसको आप डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है ड्रम प्रिंटर। मैंने आपको बताया कि किसी भी डिवाइस पे जहाँ पर आपको ड्रम नज़र आएगा वो ड्रम डिवाइस होगी। अब जब आप स्कैनर बात कर रहे थे तो वहाँ पर ड्रम स्कैनर था, और जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो ड्रम
प्रिंटर है, राइट। ये याद रखेंगे, दे आर अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर इन विच अ सिलेंड्रिकल ड्रम, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल ड्रम बोलते हैं, यूज फॉर प्रिंटिंग विच रोटेट्स कंटिन्यूसली, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ठीक है, इसमें एक चीज छूट गई है, लाइन प्रिंटर, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यही लिख देता हूँ। लाइन प्रिंटर जो है वो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ड्रम प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये क्या करेगा, ये प्रिंट एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है वो लाइन प्रिंटर है, ठीक है। स्पीड फास्ट है, बट प्रॉब्लम है कि इसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो लाइन प्रिंटर में आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट, तो नॉन इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, इंकजेट टेक्नोलॉजी होगी, तो उसी के नाम से पहला प्रिंटर जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है देखने को मिला है। तो यहाँ आप देखोगे तो इंकजेट टेक्नोलॉजी है, थर्मल प्रिंटर आता है, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक एक करके देखते हैं कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो क्या है। तो इसमें जब आप देखोगे तो इसकी प्रिंटिंग की स्पीड आपको 1 to 4 पेजेस पर मिनट नजर आती है, ठीक है, और प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक ठाक है। जब आप इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर करोगे तो नॉन इम्पैक्ट में ये इसकी अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेहतर नजर आएगी नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में। ये याद रखिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर में नॉन इम्पैक्ट सारे जो हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। बात समझ में आ रही है। और आज के टाइम पर नॉन इम्पैक्ट ही यूज़ हो रहे हैं, और नॉन इम्पैक्ट में लेज़र प्रिंटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, राइट। इंकजेट के बाद में फिर आता है थर्मल। थर्मल की बात करें ना तो ये आपको किसके जैसा नजर आता है, इसी का एग्जांपल एक्चुअली वो आप लोगों ने अगर देखा हो फैक्स मशीन, तो ये फैक्स मशीन के जैसा होता है ना। ये क्या करेगा, ये जो इंक है ना, इंक को हीट करेगा और फिर वहां से वो प्रिंट होगी। तो ये कैसे काम करते हैं, बहुत धीमे, तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए स्पीड जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक्सपेंसिव ज़्यादा है, मतलब खर्चीला थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि आजकल इसका यूज़ जो है वो अब नहीं किया जाता। तो थर्मल प्रिंटर जो है बहुत धीरे 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 तरीके से, है ना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रिंटिंग मेथड इज सिमिलर टू फोटोकॉपी मशीन। पेपर इज प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ ड्रम एंड टोनर। तो दो पॉइंट है ना, तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या, ड्रम किसका यूज़ करते हैं, ड्रम और टोनर का यूज़ करता है ये, ठीक है। प्रिंटिंग क्वालिटी इज गुड, मतलब ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी है प्रिंटिंग की, बाकी के कंपेयर में। 24 पेजेस इन 5 मिनट में ये प्रिंटिंग करेगा, है ना। बोलने की बात है 1 to 4 को 1 मिनट बोल दीजिए, 5 को 1 मिनट बोल दीजिए, या फिर 24 को 5 मिनट बोल दीजिए, थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा, लेकिन सुनने में लगता है कि अच्छा 24 पेजेस प्रिंट कर देगा। तो स्पीड जो है वो अच्छी है, बाकी के कंपेयर पे फास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और दीज आर कॉस्टलियर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, महंगा भी है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला करंट में जो प्रिंटर है वो लेज़र है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोग्राफिक प्रिंटर, एंड प्रिंटिंग स्पीड इज वेरी फास्ट, प्रिंट द इंटायर पेज एट द टाइम। इट कैन प्रिंट अबाउट 20,000 लाइन अ मिनट, 20,000 अप्रोक्सीमेट 250 पेजेस पर मिनट, है ना। तो ये स्पीड जो है वो आपको नजर आती है जनरली, ये बढ़िया देखने को मिलती है कि इसको स्पीड बोलेंगे। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, द प्रिंटर इज यूज्ड फॉर लार्ज प्रिंटिंग, यूज फॉर प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा मोस्टली यूज किया जाएगा। स्पीड फास्ट है, एक्सपेंसिव जो है वो कम है, तो लेस एक्सपेंसिव है, खर्चीला कम है, इसलिए इसका यूज होता है। तो यहाँ याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब इनकी बात करोगे तो ये दोनों आपको क्या नजर आएंगे, ये दोनों आपको बड़े साइज के पेपर को प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा। फिर आता प्लॉटर। प्लॉटर में मैंने आपको बता ही दिया कि प्लॉटर क्या करेगा, मेनली प्लॉटर जो है वो फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। प्लॉटर क्या कर रहा है, तो प्लॉटर जो है वो फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए जनरली आप इसको यूज करते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं। इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन प्लान,
मैकेनिकल ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें आप इतना याद रखेंगे। तो ये आपके आउटपुट डिवाइस थे। और लास्ट सेगमेंट, इस पूरे टॉपिक का लास्ट सेगमेंट जो है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं कि आखिर वो क्या है। तो वो है मेमोरी। मेमोरी एक ऐसी यूनिट जो चीज़ों को स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करती है, प्रोसेस डेटा को स्टोर करती है, रॉ डेटा को स्टोर करती है, और फिर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और डेटा को रीयूज करने में हेल्प भी करती है। तो मेमोरी के बाद में या मेमोरी के अंडर में जब आप देखते हो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की में आपको टॉप टू बॉटम जो है वो एरिया, आपको स्पेस के वाइज आपको चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। और ये नज़र आएगा कि जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम देखते हैं, तो आपका जो स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बट आप बॉटम टू टॉप जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सर स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि ये क्या है, ये फास्टेस्ट है ना। ये याद रखिएगा, जो टॉप पर है हायरार्की में वो सबसे फास्ट मेमोरी, और जो बॉटम पे है वो मैग्नेटिक टेप वगैरह आजकल हालांकि यूज़ नहीं होते, कम यूज़ होते हैं। तो ये सबसे एज कम्पेयर टू अदर मेमोरी, ये सबसे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या नज़र आएगा, ये थोड़ा स्लो नज़र आएंगे, राइट। ये तो हायरार्की है। कुछ और चीज़ें मैं आपको नज़र दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, वो आप बना लीजिए। मेमोरी की अगर हम बात करें तो दो टाइप की होती है। एक जिसको आप बोलते हो प्राइमरी, एक जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी जो होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। पहले इधर डिवीजन बता देता हूँ मैं आपको। देन उसके बाद जब आप देखते हो कि रैम, तो रैम के भी दो डिवीजन नजर आते हैं। एक नजर आता है आपको ठीक। और जब रीड ओनली को देखते हो तब भी आपको तीन नजर आते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन ईपी रोम, राइट। तो ये डिवीजन आपको नजर आता है, ठीक है। मेमोरी दो टाइप की नजर आएंगी, प्राइमरी देन सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको रैम और रोम नजर आएंगे। प्राइमरी में आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी नजर आएगी। प्राइमरी में आपको एस रैम नजर आएगा, जिसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। डी रैम नजर आएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रोम नजर आएगा तो पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहेंगे।
तो एक एक करके हम उनके बारे में भी देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और याद रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो है सर वो क्या स्टोर करती है? वो हाईली यूज डेटा को स्टोर करती है। बात समझ में आ रही? किसको स्टोर करेगी कैश मेमोरी? हाईली यूज डेटा। अब कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है रैम और सेकेंडरी के कंपेयर पर। क्यों फास्टेस्ट होती है? क्योंकि आप यहाँ पर ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि सर यहाँ होती है कैश मेमोरी, देन उसके बाद में ये प्रोसेसर है, राइट? ठीक है। यहाँ पर बैठा है कौन? ये है यूजर। यूजर ने प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। तो जैसे ही प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिला वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो कैश मेमोरी पर देखता है। अगर कैश मेमोरी पर वो आप डेटा है तो वो उसको वहीं से लेकर आ जाता है। तो जब उसको कम डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको टाइम भी तो कम लगेगा, तो ये यहाँ से जल्दी वापस आ जाएगा। अगर कैश मेमोरी पर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ पर प्राइमरी रैम पर जाएगा और वहाँ से डेटा मिला तब वापस आएगा। अगर नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? तो फिर वो जाएगा सेकेंडरी पर और वहाँ से लेकर फिर आएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि इस डायग्राम में आप सीधा सा समझिए कि इसने इंस्ट्रक्शन दिया तो प्रोसेसर यहाँ से यहाँ तक देख रहा है। अगर उसका काम यहाँ से यहाँ हो गया तो वो वापस जाएगा, जल्दी जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ तक आया तो इसके कंपेयर पे थोड़ा स्लो है और यहाँ तक आया तो इसके कंपेयर पे स्लो है। तो जो प्रोसेसर के सबसे पास नियरेस्ट मेमोरी होगी वो सबसे फास्ट मेमोरी होगी। बात समझ में आ रही है? तो प्रोसेसर के जो नियरेस्ट मेमोरी होगी वो वहां पर आप याद रखिएगा वो फास्ट है। और यहाँ क्या नजर आ रहा है? कैश मेमोरी नजर आ रही है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? क्या डेटा स्टोर करके रख रहा है? हाईली यूज डेटा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी बताया है आपको, मेमोरी में प्राइमरी सेकेंडरी में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। रैम में आपको एस रैम और डी रैम नजर आते हैं। तो सर ये एस रैम और डी रैम है क्या? या रैम में कैसे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है? तो सर रैम में उस डेटा को स्टोर रखते हैं जो करेंटली यूजिंग फॉर्म पर होता है, जो करेंटली वर्किंग फॉर्म पर होता है। और जिस एप्लीकेशन को, जिस प्रोग्राम को हम करंट में यूज करते हैं वो रैम में स्टोर होता है। रैम टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, आप किसी भी डेटा को यूज कर रहे हो और पावर कट हो जाए, तो अगर वहां पर आपने उसको स्टोर नहीं किया सेकेंडरी फॉर्म पर, सेकेंडरी मेमोरी में, तो रैम से डेटा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए उसको टेम्परेरी बोल दिया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी कहते जरूर हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी का सिर्फ रैम वाला हिस्सा जो है वो टेम्परेरी है। रोम में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट बेसिस पर स्टोर होता है। तो रैम में क्या स्टोर है सर? रैम में स्टोर है जो करंट फॉर्म में, जिस चीज को हम करंट में यूज कर रहे हैं वो रैम में स्टोर है। और रोम में क्या डेटा स्टोर होता है? तो रोम में वो डेटा स्टोर होता है सर जिस डेटा को सिस्टम के चलने के लिए, वो प्रोग्राम जो सिस्टम के चलने के लिए मैंडेटरी होते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग एंड पर ही रोम पर स्टोर किया जाता है। और वहां पर जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो आप बोलते हैं कि सर बूटिंग की प्रोसेस हो रही है। तो बूटिंग की प्रोसेस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूशन के बाद आपका सिस्टम रेडी होता है काम करने के लिए। तो वहां पर वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर है? तो वो प्रोग्राम स्टोर है आपके रोम में। तो रोम को यूजर एंड पर डिलीट नहीं कर सकते, रोम को यूजर एंड पर किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर उसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, राइट? तो ये भी एक पॉइंट जो है वो आप इसमें यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या समझ में आता है? सर एस रैम जो है वो क्या करता है? वो स्टोरेज के लिए लैचेस का यूज करेगा। डी रैम जो है वो किसका यूज करेगा? वो यहाँ पर जब आप देखोगे तो वो चार्ज का यूज करेगा, राइट? क्या माफ करिए, कैपेसिटर का यूज करेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए। स्पीड के कंपेयर में एस रैम जो है वो फास्ट होगा, ये स्लो है। साइज की अगर हम बात करेंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो साइज जो है वो बड़ी होती है, इसकी साइज कम है। कॉस्ट की बात करेंगे तो मोर एक्सपेंसिव है, ये लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा मतलब कम खर्चा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। कैपेसिटी लेस है इसकी और मोर देन 5 to 10 एस रैम होता है ये। अप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ होगा? तो कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क बफर के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। और जनरली इसकी मेन मेमोरी के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ये इसके टाइप हैं असिंक्रोनस, सिंक्रोनस और पाइपलाइन बस्ट, राइट? फिर उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको फास्ट पेज मोड डी रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउट डी रैम, बस्ट ईडीओ और सिंक्रोनस डी रैम नजर आएगा। पावर कंजम्पशन की बात करेंगे अगर मेमोरी पर, तो याद रखिएगा कि पावर कंजम्पशन में ये लेस पावर कंज्यूम करेगा, ये मोर पावर कंज्यूम करेगा, मतलब कि इधर ज़्यादा। तो कैश मेमोरी के तौर पर है तो ये क्या हो जाएगा? ये फास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी जो यहाँ पर है। अब देखिए, रीड ओनली मेमोरी में आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि सर रीड ओनली मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर होंगे, रीड ओनली मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर होंगे जिस प्रोग्राम को आपके सिस्टम को चलने के लिए मैंडेटरी होगा, कि आपका सिस्टम को अगर आप ऑन करोगे तो जो प्रोग्राम उस सिस्टम को चलने के लिए उसको रेडी करेंगे, या वो सिस्टम में वो बेसिक प्रोग्राम जो चलने के लिए मैंडेटरी है वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी में। अगर उसमें चेंजेस हो गया तो सिस्टम करप्ट हो जाएगा, इसलिए उसको रीड ओनली फॉर्म पर रखा गया। तीन डिवीजन है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कोई भी अपडेशन नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी अपडेशन नहीं होगा। क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एरर आता है तो फिर आपको वो मेमोरी को हटाकर दूसरी मेमोरी ही यूज करनी पड़ेगी। ईपी रोम अगर यूज कर रहे हैं तो इरेजिबल है, लेकिन यूजर एंड पर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एंड पर। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये इरेजिबल फॉर्म पर तो है, लेकिन किससे इरेज होगी, तो ये इरेज होगी यूवी रेस के जरिए। ठीक है, ये किससे, अल्ट्रा वायलेट रेस के जरिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कैसे इरेज होगी, तो ये इरेज होगी इलेक्ट्रिकली। बात समझ में आ रही है कैसे इरेज होगी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं है, यहाँ अपडेशन है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंड पर यूवी रेस का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं इसको। बात समझ में आ रही है, तो ये भी पॉइंट इसमें याद रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट सेगमेंट की अगर बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो फ्लॉपी डिस्क होता है, उसमें हार्ड डिस्क, एसएसडी जो आजकल यूज की जाती है, देन मेमोरी कार्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को रिप्लेस कर दिया डीवीडी ने, डीवीडी को किया बीडी या बीआरडी, ब्लू रे डिस्क कहलाता है ये। और पेन ड्राइव जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है। परमानेंट मेमोरी होती है, जब तक डेटा रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक यूजर खुद उस चीज को, है ना, यूजर क्या करे, खुद उस डेटा को डिलीट ना करे, तब तक ये परमानेंट फॉर्म पर रहेगी। ठीक है, फ्लॉपी कुछ इस प्रकार की दिखती थी, हालांकि आजकल इसका यूज जो है वो कम हो गया है। हार्ड डिस्क में जो चीज़ आपको जाननी है जनरली, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पूरा का पूरा आपका डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, कहाँ होता है, तो ये याद रखिएगा। तो वो कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स डिस्क। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसमें। और इन हार्ड डिस्क द डिस्क इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, इट रोटेशन स्पीड इज 3600 टू 72 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये याद रखिएगा इसमें। इसमें ये हेड होता है जो मूविंग आर्म के फॉर्म में काम करता है, देन रीड राइट हेड कहलाता है, प्लेटर होता है। और फिर जब देखेंगे तो पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो किस में डिवाइड रहती है, वो ट्रैक एंड सेक्टर, उस अगर उसमें आप पार्टीशन करते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो याद रखेंगे कि मेमोरी स्पेस जो है वो ट्रैक और सेक्टर, मतलब कि जहां पर आप स्टोरेज करोगे वो कैसे करोगे, ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म पर करोगे, राइट। और दूसरा, इस पूरी मेमोरी स्पेस को जब आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, या उसी को डिस्क फॉर्मेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करें, एस डी डी की अगर बात करते हैं, तो एस डी डी को रिप्लेस कर दिया है आजकल किसने, आजकल रिप्लेस कर दिया एस एस डी ने। तो आजकल जो लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उस पर एस एस डी नज़र आता है, उस पर सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको नज़र आता है। और यहाँ जब आप देखते हो तो ये याद रखिए कि ये किसका यूज़ करता है, ये फ्लैश बेस्ड मेमोरी का यूज़ करता है। और ये फ्लैश बेस्ड मेमोरी वही टेक्निक है जिस टेक्निक का यूज़ कैश मेमोरी में किया जाता है, इसलिए ये भी कैश मेमोरी के जैसे जो है वो फास्ट मेमोरी मानी जाती है। तो आजकल एसएसडी, बाकी इसका फंक्शन जो है वो सेम उसी की तरह के है। ब्लू रे डिस्क जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है, दो सेगमेंट में है, 25 GB और 50 GB। ठीक है, 50 GB और 25 GB में ये आपको नज़र आएगी। और डीवीडी वगैरह को आजकल हालांकि इसने रिप्लेस कर दिया है और इसी का प्रयोग आजकल किया जाता है। एक लास्ट पॉइंट इस पूरे टॉपिक में जो मेमोरी से रिलेटेड है, उसमें आप याद रखेंगे ये मेमोरी का कुछ चार्ट है जिसमें हम बोलते हैं कि बिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट, राइट। एक बिट 8 बिट से मिलकर क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ठीक है, देन 1024 बाइट से 1 किलोबाइट, 1024 केबी से 1 मेगाबाइट, देन मेगाबाइट 1024 सीरीज चलेगी, राइट। और फिर क्या होगा, देखिए, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट, पेट्टाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योट्टाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोपबाइट। अब ये जियोपबाइट, तो ये एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो करंट में हाईएस्ट मेमोरी है वो कौन सी है, तो वो जियोपोवाइट की है। बात समझ में आ रही है।
हालाँकि हम यहाँ टीबी और पीबी तक ही बात करते हैं, तो ऑप्शन इसी सीरीज़ से आपको याद रखना पड़ेगा और ऑप्शन पे डिपेंड होना पड़ेगा। कभी-कभी आपको ये 4 दे देगा और बोलेगा इनमें से बताओ कौन-सा, है ना? वैसे अगर ओवरऑल देखेंगे तो जियोपॉइंट जो है वो हाईएस्ट मेमोरी साइज़ कहलाता है करंट। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका एक टॉपिक था, ठीक है? एक लास्ट सेगमेंट और देख लीजिए, कहाँ पर यूज़ करते हैं कंप्यूटर का? तो कमर्शियल फील्ड, इंडस्ट्रियल, रोड ट्रैफिक कंट्रोल, नेटवर्किंग, एजुकेशन, टिकटिंग, गेम और ई गवर्नेंस, मतलब ओवरऑल लगभग सभी सेक्टर में आपको ये नज़र आएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर ये याद रखिए कि ये पूरा हमारा एक टॉपिक जो है वो हुआ है, जिसमें हमने क्या-क्या बात की है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, देन उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की है हमने। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने उसके टाइप ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखे हैं। देन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर चर्चा की, देन इनपुट आउटपुट सिस्टम पर बात की है और उसके बाद हमने मेमोरी पर बात जो है वो की हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है और आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।